मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू मैम। बेटा हम कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 10 हंसी एक अनुपम टॉनिक। चैप्टर हमने पढ़ लिया है, इसके प्रश्न उत्तर भी कर लिए हैं। अब करते हैं हम इसके दीर्घ प्रश्न उत्तर, बाकी का शब्द भंडार। तो बेटा दीर्घ प्रश्न में है, हंसने से शरीर के किस भाग का व्यायाम हो जाता है? कारण सहित बच्चा बताइए। तो हंसने से किस भाग का व्यायाम होता है? तो हंसने से हृदय का व्यायाम हो जाता है, क्योंकि जब हम हंसते हैं तो मस्तिष्क की नसों को हंसी इस प्रकार प्रभावित करती है कि निराशा और आकुलता है वो दबने लगती है, तथा पाचन क्रिया है उत्कृष्ट हो जाती है, रक्त प्रवाह में सुधार आ जाता है तथा व्यक्ति ताजगी का अनुभव करने लगता है। नेक्स्ट है, क्या ऊंची हंसी भयावह सिद्ध हो सकती है? यदि हाँ तो कैसे? कि ऊंची हंसी है वो भयावह सिद्ध हो सकती है? तो उत्तर आएगा हाँ, ऊंची हंसी है वो भयावह सिद्ध हो सकती है, क्योंकि अत्यंत ऊंची हंसी हृदय रोध का कारण बन सकती है। यदि किसी व्यक्ति को पेट का ऑपरेशन अभी अभी हुआ है तो वो उसके पेट के टांके खुलने का भी खुल सकते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्राकृतिक हंसी के पीछे कौन सी भावना नहीं होती? तो उत्तर आएगा, प्राकृतिक हंसी के पीछे कोई भी ईर्ष्या या द्वेष की भावना नहीं होती, वह दूसरों पर सदैव अच्छा प्रभाव डालती है। अब है इसके शब्द भंडार। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के दो पर्यायवाची लिखने हैं। तो पर्यायवाची लिखने हैं आपको, जैसे विद्यार्थी का हो गया छात्र और शिष्य, उत्तम का हो गया श्रेष्ठ अच्छा, उपाय तरीका युक्ति, आश्वस्त विश्वास, निश्चिंत निराश हताश आशाहीन, लुप्त गायब अदृश्य। तो ये हो गए पर्यायवाची। फिर है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द है, जैसे पर्याप्त का अपर्याप्त, कुप्रभाव का सुप्रभाव, हानिकारक लाभदायक, सुविधा असुविधा, सुगंध दुर्गंध, अहंकार निरहंकार। अहंकार का क्या हो गया बेटा? निरहंकार। फिर है निम्नलिखित शब्दों से संज्ञाएं बनाइए जिस प्रकार से कठिन से बढ़नाई कठिनाई, निर्मल निर्मलता, असीम असीमता, उचित औचित्य, सिद्ध सिद्धि, आकुल आकुलता। तो ये संज्ञाएं ये बेटा भाववाचक संज्ञा बनी है इनसे, कि कठिनाई से कठिन से कठिनाई, उचित से औचित्य, निर्मल निर्मलता, सिद्ध सिद्धि, असीम असीमितता, आकुल आकुलता। आगे है निम्नलिखित से विशेषण बनाने हैं, जिस प्रकार से जो शब्द रखे उनसे विशेषण बनाने हैं, जैसे प्रकृति से प्राकृतिक, मूल्य से मूल्यवान, अभिमान से अभिमानी, उद्यम से उद्यमी, सुगंध से सुगंधित, प्रभाव से प्रभावित। प्रकृति से प्राकृतिक, मूल्य से मूल्यवान, अभिमान से अभिमानी, उद्देश्य से उद्यमी, सुगंध से सुगंधित और प्रभाव से प्रभावित। अब है गुलाब से बातचीत करने के पश्चात व्यक्ति ने क्या पढ़ लिया? 2-3 वाक्यों में व्यक्त कीजिए। कि गुलाब से जो बात करता है वो व्यक्ति, उसके बाद वो क्या पढ़ लेता है वो आपको 2-3 पंक्ति में लिखना है। क्या पढ़ लेता है? कि वो जो अपनी इकट्ठी की हुई संपत्ति है वो सभी को बांटेगा, उसे अपनी न मानकर प्रकृति की देन मानेगा और सभी की सहायता करेगा। तो ये बेटा आपको लिखना है। फिर है भाषा कौशल। विज्ञान से विशेषण बनता है वैज्ञानिक, विज्ञान से विशेषण बना वैज्ञानिक। विशेषण बनने की इस विधि को स्पष्ट कीजिए। तो विज्ञान से विशेषण कैसे बना? तो विज्ञान में इक प्रत्यय लगाकर और ई का अय बनाकर वैज्ञानिक बना। कि जो विज्ञान है इसमें हम पीछे इक लगाएंगे और ई है उसका अय बनेंगे, यानी जो वी ई है ये वह में ई लगा हुआ, इसका अय बनाकर वैज्ञानिक बनेगा। अब नीचे दिए गए शब्दों से विशेषण बनाने, इसी प्रकार से हम इनसे नहीं, जैसे सप्ताह से साप्ताहिक, वर्ष से वार्षिक, बुद्धि से बुद्धिमान या बौद्धिक, संसार से सांसारिक, संसार से सांसारिक, तर्क से तार्किक, बुद्धि से बौद्धिक या बुद्धिमान और कल्पना से काल्पनिक। ठीक है बेटा। तो जिस प्रकार से हमने यहाँ पर ई का अय बनाया था, उसी प्रकार से जब हम इक प्रत्यय किसी भी उस शब्द में लगाते हैं तो अगर अ होता है तो उसका हो जाता है आ। जैसे यहाँ पर सप्ताह प्लस में इक था तो क्या हो गया? साप्ताहिक। ठीक है। ई होता है तो उसका बन जाता है अय। उसी प्रकार से अगर ऊ होता है तो ऊ का बन जाता है बेटा ओ। ऊ का क्या बन जाता है? औ बन जाता है संसार, सांसारिक, तर्क, तार्किक, कल्पना। जिस प्रकार से
अगर हम भूगोल प्लस में इक करते हैं तो उसका क्या बन जाएगा आपका, भू का भौ, भौगोलिक। ठीक है, तो ये इक प्रत्यय लगाते हैं तब आगे ये परिवर्तन आता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है व्याकरण बोध में वर्णमाला में कौन से 4 अक्षर हैं जो अंतस्थ कहलाते हैं, कौन से हैं, य रै ल व, य रै ल व व्यंजन क्या कहलाते हैं, अंतस्थ कहलाते हैं। वर्णमाला में वर्णमाला के क से लेकर मैं तक के अक्षरों को क्या नाम दिया गया है और इसे ये नाम क्यों दिया गया है, तो ये नाम क्या किसे दिया गया है, क से लेकर मैं आपको बहुत बार करवाया है। जो 5 वर्ग हैं आपके क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इसको क्या नाम दिया गया है, स्पर्श व्यंजन। इन व्यंजनों को हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है बेटा, 27। तो ये जो स्पर्श व्यंजन है इनको ये यानी कैसे मैं तक के वर्ग है, इसको स्पर्श व्यंजन नाम दिया गया। और ये क्यों दिया गया है, क्योंकि इनका जो नाम है वो स्पर्श व्यंजन इसलिए दिया गया है क्योंकि हमने देखा था कि हर वर्ग को हमने अलग अलग भागों में बांटा और इसमें इस वर्ग के सभी जो अक्षर हैं वो मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श यानी छूते हुए निकलते हैं, इसीलिए हमने इनका स्पर्श व्यंजन नाम दिया। जैसे क वर्ग है जिसको कंठ बोलते हैं, त वर्ग है उसको तालु बोलते हैं, सॉरी च वर्ग को तालु बोलते हैं, तय को दंत बोलते हैं। तो इसलिए ये जो स्पर्श करते हुए निकलते हैं, इसी कारण से इनका नाम क्या रखा हुआ है, स्पर्श व्यंजन। आगे है निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा देकर उदाहरण से ही 3 वाक्य बनाइए। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं कि कोई निश्चित वस्तु है या व्यक्ति है, चाहे वो समीप हो या दूर हो, उसकी तरफ जो निश्चित संकेत करते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह और वह, तो यह तो किसी पास वस्तु के लिए हो गया और वह किसी दूर की वस्तु के लिए हो गया। उदाहरण हो गया जैसे वह सीमा का घर है, तो यहाँ पर सीमा के घर के लिए क्या बोला, वह सरकारी स्कूल है, तो वह भी किसके लिए हो गया, ये भी उसके घर के लिए। और इसमें हम यह कर देते हैं, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, तो ये समीप के लिए हो गया कि यह मेरी पुस्तक है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया कि जहाँ पर व्यक्ति या वस्तु किसी निश्चित व्यक्ति वह जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं आपके निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे है नीचे दिए गए प्रत्येक युग्म के शब्दों को प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए जिससे अंतर स्पष्ट हो जाए। तो अब यहाँ पर जो युग्म शब्द दे रखे हैं आपको, उनको आपको इस तरह से वाक्य में प्रयोग करना है कि उनके आपको अर्थ समझ में आ जाए। तो कष्ट क्या हो गया, दुख होना, कोई कष्ट परेशानी होना, तो वह व्यक्ति बहुत कष्ट में है। कुष्ठ होता है, एक रोग होता है ना बेटा, कुष्ठ रोग, तो वह कुष्ठ रोग से पीड़ित है। अब यहाँ पर मैंने आपको उदाहरण नहीं लिखे क्योंकि मैं आपको अर्थ समझा दूँ। अंश होता है घोड़ा, अंश होता है घोड़ा और अंश होता है हिस्सा। अंश होता है घोड़ा और अंश होता है आपका हिस्सा या किसी भी चीज़ का हिस्सा या भाग। तो वाक्य में प्रयोग आप कर लेंगे या फिर मैं इसमें आप लिख सकते हैं कि वह अंश है वो तेज दौड़ता है, और इसमें हो गया कि वह मेरा अंश है या हिस्सा है। ठीक है, तो ये हो गया आपके। नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक हंसी न केवल शारीरिक दृष्टि से लाभदायक है बल्कि मानसिक दृष्टिकोण से भी बेहद उपयोगी है। लगभग 40 से 50 शब्दों में आपको विचार प्रकट करने हैं। आपको 40 से 50 शब्दों में बताना है कि किस प्रकार से। तो ये आपको कंप्लीट जो चैप्टर हैं आपके वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये बुक में आपको एक्सरसाइज फिल करनी है। थैंक यू। Students, welcome to our YouTube classes. This is for class 7. In previous class we have revised our 26th and first chapter of civics, and today we revise our 27th chapter, what is democracy, and second chapter of our civics. So let we continue our class with the first point, fill in the blanks. The most important feature of dash is that it gives the people the power to elect the government. Answer is democracy. The periodic dash conduct in the democratic countries allow the citizens to choose the representative elections. The democratic setup also ensure that there is no monopolization of power by any person or party. Any democratic government cannot neglect the constitution of the country.
People control the government through criticism and feedback which are two vital mechanism of democracy. ठीक है बेटा, तो ये आपके फिलअप थे. Now we do the true false. The fundamental right granted to people of India by the Constitution promotes and protects the dignity of citizen. True. In India, owing to its secularism, every citizen is allowed to follow a religion of his or her choice. True. Power in India is divided between the three organs of the government: legislature, executive, judiciary. True. Democracy promotes political equality as each person has one vote and one value, and the value of each vote is equal. True. The legislature constitutes the law-making body of government. This is also true. So students, we complete our fill-ups and true false. Now we do the short question answer of this chapter. Our first question is, name the different forms of government. कि government की different forms कौन सी हैं? Answer is democracy, गणतंत्र, dictatorship and monarchy. ठीक है, तो अपने इंडिया में कौन सी है? डेमोक्रेसी. सेकेंड, व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? द फंडामेंटल राइट्स granted to the people of India by the Constitution promotes and protects the dignity of the citizen. कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? कि लोगों को वो प्रोटेक्ट करते हैं और प्रमोट करते हैं उनके सम्मान को. ठीक है, क्या करते हैं? लोगों के सम्मान को, उनके जो उनका अस्तित्व होता है, उनका सम्मान होता है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं. और ये नियम हैं जो हमें हमारे संविधान में दिए गए हैं. ठीक है. थर्ड इज, विच इज़ डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट. कि गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग बॉडी क्या है, निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या है? तो फर्स्ट इज लेजिस्लेटर, विधायिका, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, जुडिशरी, न्यायपालिका. ठीक है, ये इनके हिंदी में नाम है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका. आवर फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट डज डेमोक्रेसी एम्फेसिस ऑन. कि डेमोक्रेसी क्या एम्फेस करती है? तो डेमोक्रेसी एम्फेसिस ऑन द इक्वलिटी ऑफ ऑल सिटीजन. कि क्या देती है? इक्वलिटी देती है सभी नागरिकों को. कि देखिए, जो डेमोक्रेसी होती है उसके अंदर क्या होता है कि सरकार लोगों के द्वारा बनाई जाती है. हम लोग जो होते हैं, जो 18 ईयर से ऊपर होते हैं, ठीक है, जिनको वोट देने का अधिकार होता है, तो वो लोग वोटिंग करने जाते हैं और अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं. तो उसको क्या कहते हैं? उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं. और डेमोक्रेसी के अंदर जब सबको वोट देने का अधिकार है, सबकी वोट एक समान है, हमने चैप्टर में ट्रू फॉल्स में पढ़ा था कि 1 वोट और वो भी इक्वल होगी सभी की. तो इससे क्या होगा कि इक्वलिटी आती है. और जो डेमोक्रेसी है वो उसी के ऊपर बल देती है. एम्फेस का मतलब वैसे क्या होता है? बल देना होता है. तो डेमोक्रेसी किसके ऊपर बल देती है? इक्वलिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स. नाउ वी डू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. एक्सप्लेन द मेथड इन विच द गवर्नमेंट मेक डिसीजन. कि उस मेथड को बताइए जिसके अंदर सरकार नियम बनाती है या डिसीजन लेती है. इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री एंड डिवाइडेड बिटवीन 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. कि भारत एक लोकतंत्र, एक गणतंत्र राज्य है और यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ की जो सरकार है, वो 3 अंगों में बटी हुई है. फर्स्ट लेजिस्लेटर, सेकंड एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड जुडिशरी. मैंने अभी आपको इनके नाम बताए थे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका. फर्स्ट है लेजिस्लेटर कंस्टिट्यूट द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट. कि लेजिस्लेटर क्या है? नियम बनाने वाली जो भाग है, नियम बनाने, इसका काम क्या है? नियम बनाना. सेकंड है द एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट्स द लॉ फॉर्म्ड बाय द लेजिस्लेटर. और जो एग्जीक्यूटिव होती है, जो कार्यपालिका होती है, उसका काम होता है इन नियमों को लागू करना. कि लेजिस्लेटर ने जो नियम बनाए हैं, गवर्नमेंट ने जो नियम बनाए हैं, एग्जीक्यूटिव जो होती है वो उनको एग्जीक्यूट करती है, मतलब लागू करती है. द जुडिशरी प्रोटेक्ट द लॉ. और जुडिशरी क्या है? प्रोटेक्ट करती है नियमों को. जो नियम लेजिस्लेटर ने बनाए हैं वो सही है या नहीं, एग्जीक्यूटिव ने उनको ढंग से ठीक से लागू किया है या नहीं किया है, इन सारी चीज़ों की देखभाल कौन करता है? इन सारी चीज़ों की देखभाल जुडिशरी करता है.
और जब लॉ लागू हो गए हैं तो उनका ठीक से पालन हो रहा है या नहीं, ये भी जुडिशरी ही देखता है। सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द अथॉरिटियन गवर्नमेंट। अथॉरिटियन गवर्नमेंट के बारे में अब हमें बताना है। इन एन अथॉरिटियन गवर्नमेंट ऑल द पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ ए सिंगल पर्सन और ए सिंगल ग्रुप ऑफ पीपल। कि अथॉरिटियन गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है कि सभी जो पावर्स होती हैं वो एक व्यक्ति या एक समूह के पास होती है, ठीक है। अथॉरिटियन गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है कि या जो पावर्स होती हैं वो या तो एक व्यक्ति या एक व्यक्तियों के समूह के पास होती है। देयर इज़ नो डिवीज़न ऑफ पावर इन सच ए गवर्नमेंट। और यहाँ पे गवर्नमेंट के अंदर पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। द गवर्नमेंट इंजॉयज मैक्सिमम पावर एंड डिनाइंग द बेसिक राइट लाइक फ्रीडम एंड लिबर्टी ऑफ द मासेज। और जो गवर्नमेंट होती है वो लगभग सभी पावर्स को इंजॉय करती है और जो लोग होते हैं, जो वहाँ की जनता होती है, उसके जो बेसिक राइट्स हैं जैसे स्वतंत्रता और जो उनकी जो स्वतंत्रता और जो उनकी लिबर्टी है तो उसको भी वो नहीं देते। इट कैन बी स्टडीड अंडर टोटलिटेरियन गवर्नमेंट एंड मिलिट्री डिक्टेटरशिप। और इसको किसके अंडर पढ़ा जाता है? इसको टोटलिटेरियन गवर्नमेंट या मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अंडर में पढ़ा जाता है। ये इसके 2 पार्ट्स हैं, किसके? अथॉरिटियन गवर्नमेंट के। थर्ड है एक्सप्लेन फॉर्मल इक्वलिटी। फॉर्मल इक्वलिटी पीपल आर कंसीडर्ड इक्वल रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, कलर, एज, रिलीजन एक्सेट्रा। कि जो लोग हैं वो जाति, धर्म, भाषा के आधार पे समान है। पॉलिटिकल इक्वलिटी एज ईच पर्सन हैज़ 1 वोट एंड द वैल्यू ऑफ ईच वोट इज़ इक्वल। कि जो राजनीतिक समानता है वो क्या है कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है और जो वोट है वो सबकी समान ही मानी जाती है। किसी व्यक्ति की वोट को ये नहीं कि एक वोट दिए तो उसको 10 के बराबर मानेंगे या किसी व्यक्ति की वोट को आधे के बराबर मानेंगे। एंश्योर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट फॉर ऑल। और सभी के लिए इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट भी बराबर है, ठीक है। आर्थिक और सामाजिक जो विकास होगा वो सभी के लिए समान ही होगा। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। तो हमें कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के बारे में बताना है अब। इट इज़ द एक्सिस्टेंस ऑफ ए सिंगल पार्टी विच फॉर्म्स द गवर्नमेंट। कि ये एक ऐसी मतलब कि एक सिंगल पार्टी होती है जो सरकार बनाती है। इट रूल्स एवरी टाइम, वो ही रूल करती है। कम्युनिज्म प्रोपोन्स ए क्लासलेस सोसाइटी। और कम्युनिज्म में क्या होता है कि क्लासलेस सोसाइटी होती है, कोई वर्ग नहीं होते इसमें। इट इज़ द गवर्नमेंट विच ऑन्स ऑल द रिसोर्सेज एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। और ये क्या है कि जो सरकार, ये जो कम्युनिस्ट सरकार होती है, सारे जो धन संपदा होती है, जो सारे रिसोर्सेज होते हैं उनके ऊपर इसी अकेली सरकार का ही अधिकार होता है, कोई लोगों का अधिकार नहीं होता। एट प्रेजेंट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन कंट्री लाइक चाइना, क्यूबा एंड लाओस। और आज के टाइम में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कहाँ पे है? चाइना, क्यूबा और लाओस में। आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अकोमोडेशन ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस डिफरेंसेस। कि आप पॉलिटिकल, सोशल, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस डिफरेंसेस से क्या समझते हैं? In order to enjoy the support of all the people, the government thus ensure that the minorities and their opinion will be accommodated। कि मतलब कि इसमें कहा गया है कि राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, भाषाई इतनी डिफरेंसेस होने के बाद भी ये सारी मतलब कि विविधता में एकता क्यों है? तो क्यों है? क्योंकि जो लोग हैं वो इंश्योर करती है कि जो माइनॉरिटीज़ लोग हैं, जिन लोगों की भारत के अंदर कमी है, जिन जनजातियों की भारत के अंदर कमी है, उनके भी विचारों को महत्ता दी जाएगी। ऑल सिटीजन्स आर अलाउड टू फॉलो ए रिलीजन ऑफ हिज हर चॉइस। कि सभी जो सिटीजन्स हैं उनको अधिकार है अपने इच्छा का धर्म चुनने का। इक्वल डेवलपमेंट फॉर पीपल हु आर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड। और जो समान विकास होगा उन लोगों का जो सोशली और इकोनॉमिकली पिछड़े हुए हैं। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। और धर्म जो लॉ के सामने सभी सिटीजन्स बराबर होंगे।
I hope students you understand the chapter very well. Revise it for your examination. Thank you. Have a nice day. Students, this is for class 7th. Students, as you all know, we are doing pronouns, and in previous video we discussed about the some kinds of pronoun. Now let's start with the next one, and that is interrogative pronouns. In previous video we didn't discuss about the exercise of interrogative pronoun. Now let's start with the exercise. We discussed about the interrogative pronouns, but we can't revise about the exercise. As I told you about the interrogative pronouns, that which are the words placed before a noun and they ask the question, they all are called interrogative pronouns. Now let's start. Complete these sentences with appropriate interrogative pronouns. First sentence is, dash did you consider for the post of captain? How did you consider for the post of captain? Now here we put how. The questionnaire asked the students what they preferred, aerated drinks or milk. What they prefer. Now next portion is on the next page. Let's start. Students, as you all know, we didn't do this exercise, so do this exercise with me. I am doing. You can do with myself. By what? By who are you more impressed? By whom? You are putting here. Whom are you more impressed? Ranjit or Kalpana? Dash does he plan to do? What does he plan to do? What should I take this to? How dash do you suppose is the culprit in this story? Who do you suppose is the culprit in this story? Which is better, fame or fortune? Which is better? What is going to be the guest speaker for the event? Who is going to be the guest speaker for the event? So with this we completed with the exercise of interrogative pronouns. Now let's start with the another kind of pronouns, that is reciprocal pronouns. In reciprocal pronouns we are discussing about the pronouns which are expressing their mutual relationship, or you can say reciprocal relationship. They all are called reciprocal pronouns. For example, each other is used for two people and one another is used for more than two peoples. When we are talking about two or more persons and show their relationship, mutual relationship, they all are called reciprocal pronouns. जब हम दो people का यानी दो व्यक्तियों का जब हम ये शो करते हैं, दोनों का रिलेशनशिप शो करते हैं, संबंध शो करते हैं, तो उन्हें हम म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करते हैं, उन्हें हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, द टू सिस्टर्स लव ईच अदर. वी आर टॉकिंग अबाउट टू सिस्टर्स, सो ईच अदर इज द रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. वी शुड हेल्प वन अनदर इन नीड. हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए. अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टू पर्सन्स एंड दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हमें नाम से ही आइडिया लगा सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है. जब हम किसी को
कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पर्सन्स या थिंग्स के थिंग्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अमंग द पर्सन्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम, यानी कि इंसानों को तो हम देते हैं, फ्रेंड्स हैं, कुछ पीपल हैं, रिलेशनशिप में कोई भी है, so they all are called distributive pronouns. For example, each of these students is a genius. Each यानी कि हर बच्चा genius है. We are talking about each students. We can appoint neither of these candidates. हम इनमें से किसी को भी we can appoint यानी कि हम किसी को भी appoint कर सकते हैं. Now again I am going to repeat this define of distributive pronouns. Pronouns that refer to persons or things at a time are referred to as distributive pronouns. जब हम एक टाइम पे जब हम किसी को बताते हैं कि इस टाइम पे ये पर्सन है या ये थिंग है, उसे को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं. Okay students, now let's start with the next topic, that is indefinite pronouns. Indefinite pronouns कौन से होते हैं? Pronouns that refer to persons or things in a general way to nothing in particular are referred to as indefinite pronouns. Indefinite pronouns वो होते हैं जब हम किसी को general way में कहते हैं ना कि everyone do their work, few, many, यानी कि हम किसी को पर्टिकुलर नाम लेकर नहीं बोलते, उन्हें हम indefinite pronouns कहते हैं. For example are here all, one, some, another, way, everyone, anything. They are called definite pronouns, indefinite. And here we have a book exercise on the basis of indefinite pronouns. Now let's start with it. Complete these sentences with appropriate indefinite pronouns. Has anyone seen my travel journal? I can't find it anywhere. Has anyone, यानी कि हम किसी को पर्टिकुलर नहीं बोल रहे, हम जनरल बोल रहे हैं कि क्या कोई फाइंड आउट की है किसी ने. डैश जस्ट नॉक्ड ऑन द डोर. Nobody, just, someone just knocked the door. Someone यानी कि कोई एक. Did you bring did you bring anything you needed for the school trip? Rajesh was so popular that anyone wanted to sit next to him. Dash was around at time when the incident happened. Nobody was around. My friend does not know another about his surprise birthday party. Okay students, now today we completed with the another 3 kinds of pronouns. Now we completed with this book exercise also. I hope you understand it, and आपने अभी तक ये exercises नहीं किया, I know. Complete these exercises. This is your homework. Thank you everyone. Good morning student, welcome to online class. This is Saroj, so student for class 7. Today we are going to start the revision of question answer of chapter 5, that is Jack and the Beans Tree. तो ये एक कहानी है जैक की और बीन्स यानी कि बीन्स के पेड़ की. So let's start. So students answer the following questions. में पहला क्वेश्चन देखिए, why did Jack's mother want to sell the cow? जैक की मदर जो है काउ क्यों बेचना चाहती थी?
So, see the answer number first. Jack's mother wanted to sell the cow because it had become very old and stopped giving milk. जैक्स की मदर जो है वो काऊ को इसलिए बेचना चाहती थी क्योंकि वो काफी ओल्ड हो गई थी और उसने दूध देना बंद कर दिया था. Now see the question number 2. What did the old man do when he came to know of Jack's desire of selling the cow? ओल्ड मैन ने क्या किया जब उसको पता चला कि जैक का क्या इरादा है कि वो काऊ को बेचना चाहता है. Now, answer of this question is on the way to the market, Jack met an old man who was also going there. When he came to know of Jack's desire of selling the cow, he became interested to buy it. यानी कि जब रास्ते में मार्केट में जैक को जो है एक ओल्ड मैन मिला जो कि वो भी वहीं जा रहा था. जब उसको पता चला कि जैक का चाहता है अपनी गाय को बेचना तो उसको जो है इंटरेस्ट वो उसकी गाय को खरीदने में उसने इंटरेस्ट दिखाया. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3. व्हाई डिड जैक एक्सचेंज द काउ विद 5 dry beans? कि वाई डिड जैक एक्सचेंज, जैक ने क्यों एक्सचेंज किया अपनी गाय को उन 5 बीन्स के बदले. सो आंसर नंबर 3 इज जैक एक्सचेंज द काउ विद 5 ड्राई बीन्स बिकॉज इट वॉज नॉट ऑर्डिनरी बीन्स. क्योंकि ये जो है जैक ने इसलिए एक्सचेंज किया काउ को 5 बीन्स के बदले क्योंकि वो बीन्स जो है वो ऑर्डिनरी बीन्स नहीं थी. That was magical. Now see the question number 4. Where did the beanstalk grow? How had it grown? कि beanstalk जो है वो कहाँ उगे और कैसे उगे. See the answer of this question number 4. The beanstalk grew most enormous in the garden. It grew because Jack's mother threw the beans out of the window. जो beanstalks जो है बीन्स का जो पेड़ जो है वो जो है बहुत ही बड़ा हो गया और बहुत ही गहरा हुआ क्योंकि गार्डन में. कहाँ हुआ? गार्डन में. और वो कैसे उगा? क्योंकि जैक की जो मदर है उसने जब काव वापस लेके आया तो उसने गुस्से में आके वो उससे छीन के बीन्स के जो है शीट्स जो है वो विंडो से बाहर फेंक दिए थे. इस वजह से वो बीन स्टैक जो है गार्डन में उगा. Now question number 5. Where did the path lead Jack to? What did he see there? वो रास्ता जो है जैक को कहाँ ले गया और वहां जाकर जैक ने क्या देखा. So this is the question. So answer of this question number 5 is the path lead Jack to a huge grim castle. He saw their heavy doors were shut from inside. He went inside from open window and found a vast kitchen where delicious mutton being cooked, and there on the fire was a great cauldron of pedigree, and he found a huge ogre after having pedigree fast asleep at the dining table. वो जो ग्रीन स्टैल थे वो जैक को एक ऐसे ग्रीन कास्टल पर ले गए जहां पर उसने देखा कि बहुत बड़े बड़े दरवाजे हैं और वो बंद है अंदर से. फिर उसने जो है एक साइड से ओपन की विंडो जो कि खुली हुई थी वो उससे उसके अंदर गया और उसने देखा कि बहुत ही बड़ा किचन है जहाँ पे जो है मटन जो है बनाया गया है डिलीशियस. और उसने क्या देखा कि जो है फायर के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्तन रखा हुआ है जिसमें कि पोडिग्री बनाई जा रही है. और उसने देखा कि वो जो ह्यूज ओगरी जो था दैत्यकार विशाल जो आदमी था उसने क्या किया उस पोडेग्री को खाने के बाद वहीं पर डाइनिंग टेबल पर सो गया.
नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट मेड द ओगरी वेक अप, व्हाई डिड इट रन आफ्टर जैक। ओगरी कैसे जागा और वो पीछे क्यों भागा जैक के। One second time, आंसर देखिए 6 का। One second time Jack found his way to the grim castle and hid behind the oven until the ogre came from his dinner. This time he carry a hand. He ordered to lay, and it clucked and laid a golden egg. When Jack seized the magic hand from the leg, it started to squawk and cluck, and the ogre wake up and run towards Jack and catch hand. To catch hand. जब सेकेंड टाइम पे जैक जो है क्रीम कासल पर गया तो उसने देखा कि वो बिहाइंड ओवन के पीछे छुप गया, और जैसे ही ओगरी आया और उसने डिनर के लिए खाने के लिए बैठा तो उस टाइम उसने क्या किया, उसके हाथ में एक मुर्गी थी। उसने ऑर्डर दिया उस मुर्गी को कि ले, और उसके बाद जो है क्लक एंड लेड अ गोल्डन एग, तो हैन ने जो है क्लक करके गोल्डन एग दिया। उसके बाद क्या किया कि और जब जैक ने उसको छीना, यानी कि उसके पैर को पकड़ के खींचा, तो जो है उस मुर्गी ने आवाज की क्लक करके, और उसकी आवाज सुनकर ओगरी जाग गया और वो भागा जैक के पीछे उस हैन को पकड़ने के लिए। Now see the question number 7. What happened to the ogre? How did Jack and his mother become rich? ओगरी के साथ क्या हुआ और जो है उसके बाद जैक और उसकी मदर रिच कैसे हो गए। Answer of this question is the ogre hit the ground with a loud thud, and he made a hole so deep so that he never got out again. Jack and his mother gradually become rich by selling the golden egg laid by magic hand. जब ओगरी ऊपर से ग्राउंड पर गिरा तो बहुत तेज थम से आवाज आई, और उसके गिरने से इतना बड़ा होल हो गया कि वो फिर होल से कभी वापस नहीं आ पाया। और जैक और उसकी मदर ने क्या किया कि वो रोज जो सोने का अंडा वो मुर्गी देती थी उसको बेच करके वो दोनों के दोनों रिच पर्सन बन गए। सो स्टूडेंट, दिस इज फॉर टुडे इटसेल्फ। और उसके बाद आपको करना क्या है, आप जैसे हर वीडियो में मैं आपको बताती आई हूँ, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय। Student, in 7th class GK at Priyanka ma'am today revised chapter number 23. Our chapter name is English Terminology. Here some English terms are given. You have to identify their name. Our first one is word or phrase which are used to describe things in a particular field or profession like engineering or marketing. एक particular field को describe करने के लिए और people with the same profession are familiar with them while may or other not be. और जो लोग उसी same profession से belongs करते हैं वही उस profession के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानते हैं, तो इस चीज़ को बोलते हैं jargon, means शब्द जाल. Next one is a figure of speech which relies on a mixture of word which has similar meaning or sounds. यहाँ पे एक वर्ड होता है जो कॉम्बिनेशन होता है मैनी वर्ड्स का और उसका मीनिंग सिमिलर होता है और साउंड जो थोड़ा डिफरेंट होता है, मीनिंग और साउंड सिमिलर होता है, तो इस तरह से वर्ड होता है, उसको बोलते हैं पुल, मीन्स पुल्लिंग. A reference book that groups word according to their meaning so that synonyms or substitute word will be in the same group. यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक ऐसी बुक होती है जिसमें आपको ये गिवन होता है कि कोई भी वर्ड है उसका दूसरा मीनिंग सेम क्या हो सकता है और इसके एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो वो क्या होती है डिक्शनरी, द सैरस मीन्स शब्दकोश. जनरली हम उसके लिए टीचर, सैरस या फिर डिक्शनरी वर्ड यूज करते हैं इस बुक के लिए. Next one is a type of humor someone or something explains often the intention of ruining at the hurting them. किसी भी पर्सन को
हर्ट करने के लिए उसका मीन्स उसको उसके ऊपर जैसे कि कमेंट करना एक तरह से, तो उसको बोलते हैं स्टायर हास्य व्यंग। नेक्स्ट वन इज substituting a word with another word on which has a similar sound often resulting in humorous sentence। तो आंसर इज मालापोरिज्म, मीन्स किसी भी जो शब्द है उसका मिसयूज करना किसी भी वर्ड का, जैसे कि एक होता है रोयर और एक होता है रोड, ROAD। तो अगर इसको गलत सुना है, मान लो किसी ने रोयर बोला है और उसने रोड सुना है, तो इसके दोनों की डिफरेंट मीनिंग है। अगर उसका मिसयूज हो जाता है तो वो वर्ड जो पूरे सेंटेंस की मीनिंग ही चेंज कर देता है। तो इस तरह से बताया गया है, ए वर्ड एक्सप्रेशन दैट इज इनेटिव टू ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ रीजन, मीन्स किसी से कम्युनिकेशन करने के लिए मोस्टली जिस रीजन या जिस लैंग्वेज का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं कॉलिज्म, बोलचाल की भाषा। नेक्स्ट वन इज एन अल्फाबेटिक लिस्ट ऑफ वर्ड्स और फ्रेज अलोन विद देयर मीनिंग बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं ग्लोसरी, मीन्स शब्दकोश। स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर वर्ड है उसका नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसको कैसे समझ सकते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, तो उसको बोलते हैं ग्लोसरीज। ओके, मिक्सिंग अप द लेटर्स और सिलेबस ऑफ वर्ड रिजल्टिंग ह्यूमरस सेंटेंस, उसको बोलते हैं स्पूनिज्म, मीन्स स्पीकिंग मिस्टेक। किसी भी वर्ड को बोलने में मिस्टेक करने पर भी उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, तो इस चीज को हम बोलते हैं स्पूनिज्म। नेक्स्ट वन इज द स्टडी ऑफ ओरिजिनल एंड मीनिंग ऑफ द वर्ड इन टर्म ऑफ वर्ड्स फॉर्मेशन एंड सेंस डेवलपमेंट इज कॉल्ड आइटमोलॉजी, शब्दों का उद्गम स्थान, ठीक है, जहां से वो शब्द ओरिजिन हुए हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ नेम और वर्ड साउंड्स इन रिजेंबल दोज एसोसिएटेड वर्ड विद और सब्जेक्ट और एक्शन टू बी नेम्ड, इसको बोलते हैं ओनामेटोपिया, इसको बोलते हैं अर्थानुरण, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ नेम और वर्ड, किसी के जैसे नाम का मीनिंग कुछ और होना। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का नाम होता है कमल, कमल एक नेम भी हो गया, कमल एक पुष्प भी होता है। तो इस तरह से किसी भी को नेम को वर्ड को रिजेंबल करना अदर नेम के साथ एसोसिएट विद सम ऑब्जेक्ट और एक्शन टू बी नेम, उसको बोलते हैं अर्थानुरण। ओके, तो स्टूडेंट ये आपके कुछ इंग्लिश टर्मिनोलॉजी के मीनिंग थे, तो आपको ये लर्न करने हैं। Students, in previous video, I start the topic MS Word. To continue that topic, our next question is question number 21. Extension to save a file in MS Word. Student, MS Word में किसी भी फाइल को सेव करने का एक्सटेंशन क्या होता है? .doc मीन्स आपके पास एक फाइल का ग्रुप होता है समटाइम डेस्कटॉप पे भी या फिर किसी भी फोल्डर में, तो वहाँ पे आपको फाइल्स गिवन होती है जिसमें exe लिखा होता है वो एक्सेल की फाइल होती है, doc लिखा होता है उसमें वो डॉक्यूमेंट होता है मीन्स वो वर्ड की फाइल होती है, एंड जिसमें txt लिखा होता है वो नोटपैड की फाइल होती है। इस तरह आपको एक फाइल के ग्रुप में से एक पर्टिकुलर फाइल को फाइंड आउट करने के लिए इस तरह का कंसेप्ट यूज करना है कि जिसके पीछे doc है मीन्स वो वर्ड की फाइल है। ओके, Now next one is how to insert a table in MS Word. स्टूडेंट, जैसे कि जो एक्सेल की सीट होती है उसमें इनबिल्ट आपके पास टेबल बनी हुई होती है, लेकिन जो MS Word होता है उसमें एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें आपको टेबल इंसर्ट करनी पड़ती है। तो क्या इसके स्टेप्स हैं? ओपन MS Word, तो फर्स्ट वाइज ओपन करेंगे MS Word को, देन सेलेक्ट इंसर्ट मेन्यू बार, इंसर्ट में जाके आपको टेबल सेलेक्ट करनी है एंड टेबल में आपको रो और कॉलम भी सिलेक्ट करने हैं। ओके, कि आपको कितने रो एंड कॉलम की नीड है। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल आपको 3x3 3 रो और 3 कॉलम की नीड है, तो आप किस तरह की टेबल सेलेक्ट करेंगे? इस तरह की, और इस तरह से उसमें राइट कर सकते हैं। कर्सर आएगा आपके पास, उसको एंटर टैब प्रेस करके नेक्स्ट नेक्स्ट में जाते रहते हैं, या स्पेस की से भी नेक्स्ट नेक्स्ट में विजिट कर सकते हैं और आप अपने जो डाटा है वो राइट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका एक जो है टेबल इंसर्ट करने का
कंसेप्ट है। ओपन करेंगे, इंसर्ट मेन्यू बार पे क्लिक करेंगे, देन सेलेक्ट टेबल और देन रो एंड कॉलम सेलेक्ट करेंगे और टेबल आपकी बन जाएगी। तो इस स्टूडेंट इस जो क्वेश्चन है आप इसको अपने प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम में, ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नाउ नेक्स्ट वन इज राइट स्टेप टू मेक ए रिज्यूम इन MS वर्ड। लाइक दैट आपने जैसे कि टेबल बनाई थी उसी तरह ओपन MS वर्ड, सेलेक्ट ए ब्लैंक डॉक्यूमेंट, कोई भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको कर्सर को सेंटर में सेट करना है। Ctrl+E की हेल्प से कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट वहाँ पे ऑप्शन होते हैं MS वर्ड में, वहाँ से जो सेंटर वाला होता है, सेंटर अलाइनमेंट वाला, उसमें सेलेक्ट करके यहाँ रिज्यूम राइट करेंगे। उसके बाद जो भी आपको पॉइंट्स लेने, एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर स्किल, कैरियर ऑब्जेक्टिव, लैंग्वेज नोन, नेशनलिटी मीन्स आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, इस तरह की जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ राइट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फॉर इंसर्टिंग एनी शेप। शेप को इंसर्ट करने के लिए भी आपको इंसर्ट मेन्यू बार में जाना पड़ेगा और वहां से शेप सेलेक्ट करके और उसको ड्रैग करना है। जब आप शेप सिलेक्ट करेंगे तो स्क्रीन पे प्लस का साइन शो होगा, उस कर्सर की जगह आपका प्लस का साइन होगा, आप उसको ड्रैग करेंगे तो आपकी जो शेप आपने सिलेक्ट की है वो वहां ड्रॉ हो जाएगी। ओके, राइट क्लिक की हेल्प से आप उसमें कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको ये सारे कंसेप्ट अपने प्रैक्टिकल में अप्लाई करके देखने हैं कंप्यूटर सिस्टम पे, और एग्जाम के लिए जो है ये पॉइंट लर्न भी करने की। रिज्यूम बनाएंगे तो उसमें कौन कौन से पॉइंट की नीड है, या फिर स्टेप्स राइट करने हैं आपको कि कोई भी शेप कैसे इंसर्ट करने, ओपन MS वर्ड। देन फिर इसमें एक स्टेप हो रहा है कि इंसर्ट करें, इंसर्ट मेन्यू बार पे जाएंगे, फिर शेप को सेलेक्ट करेंगे। ओके, Good morning dear 7th class student. As you know that chapter 3 review exercise is going on. In today class we will start the MCQs of chapter 3 review exercise. After this MCQs we will start the प्रॉब्लम आ गई थी आपके क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 4 के रिव्यू एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम के फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर में मिस्टेक आई है। वो मिस्टेक हमें मिल गई है। जो हमने 404 राइट किया था, 400 राइट किया था 202 की प्लेस पे, तो उसको भी मैं आज रिपीट करूंगी क्वेश्चन नंबर 1 को भी। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा MCQ का, वो है 213 प्लस 2.013 प्लस 0.213 प्लस 2.0013। इसको हमें ऐड करना है और ऐड करके हमें आंसर देखना है। ये हमारे MCQs है, तो मैं इनको क्या करती हूँ, कॉलम में अरेंज कर लेती हूँ। कॉलम में मैंने अरेंज किया 213.000, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2.013, 0.213 एंड 2.0013 मैंने राइट कर लिया। अब मैं इन सबको क्या करने जा रही हूं, ऐड। 3 + 3 6, 6 + 1 7, 1 + 1 2, अगेन 2, पॉइंट 2 + 2 4, 4 + 3 7, 2 1। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये जो आंसर है अब हमें देखना है उसमें हमारी बुक में क्या है। ये हमारा ऑप्शन नंबर है 217.2273 हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। तो हमारा आंसर जो राइट आंसर आया वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो गया, इसका राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास 15.7 - 6.4 ब्लैंक 3.28 + 5.91 है। ये हमें कंपेयर करना है, विच वन इज ग्रेटर। इसको कंपेयर करने के लिए देखो बेटा हम सोल्व करेंगे। 15.7 में से 6.4 को लेस करेंगे। तो देखो 15.7 में से 6.4 लेस करने, तो 7 में से आप 4 लेस करो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 15 में से आप 6 लेस कर देते हो तो 9 आ जाएगा। तो यहां हो गया 9.3 हो गया है। अब इधर देखो 3.28 में प्लस करना है 5.91 को, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। 1 + 8 हो जाएगा हमारे पास 9, और 9 + 2 हो गया हमारे पास 11 का 1 कैरी हो गई है। तो 5 + 3 7, 5 + 3 8 और 8 + 1 9, तो ये हो गया 9.19। अब देखो अभी चेक करना विच वन इज ग्रेटर। अब हम इनको लाइक कर लेते हैं। यहां भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हो गई है, 9.30 और यहाँ 9.19। विच वन इज ग्रेटर, 9.30 इज ग्रेटर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, देखो ये आएगा, और ये है हमारा ऑप्शन नंबर 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज अवर राइट आंसर। देन हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है हमारे पास डिवाइड। चलो डिवाइड करते हैं। थर्ड हमारा डिवाइड है 35 इज डिवाइडेड बाय 0.05।
005 है बेटा। इसको हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड की फॉर्म में हम इसको राइट करते हैं 35 अपॉन में 0.005। अब देखो डेसिमल के बाद कितने 1 2 3 डिजिट्स हैं, तो 3 डिजिट में क्या होता है 1000, तो यहाँ ऊपर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डेसिमल क्या हो गया हमारा, रिमूव हो गया डेसिमल। अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 7 से 1000 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 7000। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा हमारा 7000 और ये ऑप्शन नंबर 2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ x अपॉन 0.2 इज इक्वल्स टू 0.34 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो हमारे पास x अपॉन 0.2 है, तो इसको अगर मैं यहां ले जाऊं तो ये डिवाइड में यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। x इज इक्वल टू 0.2 इज मल्टीप्लाई बाय 0.34, तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब डेसिमल देखो कितने डिजिट से पहले, 2 डिजिट्स यहाँ है और 1 डिजिट यहाँ है, तो 3 डिजिट से पहले पुट करना है, तो 1 2 या एक 0 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.068। तो हमारा जो बुक में ऑप्शन नंबर 3 है, राइट आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1 अपॉन 0.06। इसकी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म राइट करनी है। सिंपलेस्ट फॉर्म देखो कैसे करेंगे, डेसिमल को सबसे पहला काम है डेसिमल रिमूव कर दो, 2 डिजिट्स है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, डेसिमल रिमूव हो गया है। अब इसको कैंसिल आउट कर दो, 2 3 जा और 2 50 जा, तो ये हो गया 50 अपॉन में 3। अब हमारे ऑप्शंस में क्या दिया, अब ऑप्शन हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है, तो इसको मिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं 3 से 50 को डिवाइड करती हूँ, तो ये किस पे जाएगा, अगर इसको करें 3 मल्टीप्लाई बाय 16, तो 16 3 जा 48 होता है, तो ये हो जाएगा 16 3 जा 48, 2 आ गया हमारे पास रिमाइंडर, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 16 2/3। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर 3, बुक में हमारा ये थर्ड ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट लास्ट वर्ड एमसीक्यूज है, वो है हमारा सिक्स्थ एमसीक्यू है, द प्रोडक्ट ऑफ 0.057 इज मल्टीप्लाई बाय 10,000 से इसकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। ये हमारे पास लास्ट एमसीक्यू है। अब इसकी प्रोडक्ट करते हो, प्रोडक्ट करेंगे तो देखो सिंपल है, 1 से जब किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आ जाता है और जितने जीरोस है वो लग जाते हैं, तो हम वही करते हैं अपना। ये हमने रूल भी किए थे जब मैंने आपको चैप्टर समझाए थे, तो हमारे कुछ रूल्स थे ऐसे। तो ये हो गया है। अब बारी आती है डेसिमल पुट करने की, तो डेसिमल देखो 3 डिजिट्स है यहाँ पे, 3 डिजिट से पहले डेसिमल पुट करो 1 2 3, तो आंसर क्या आ गया, राइट आंसर आ गया 570 हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, तो इसका भी राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का भी थर्ड ऑप्शन था, क्वेश्चन नंबर 6 का भी थर्ड ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर है। तो चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो वर्ड प्रॉब्लम का, जिसमें हमारी मिस्टेक हुई थी, जो मैंने 17 सितंबर की वीडियो में आपको बताया था। चैप्टर नंबर 4 वर्ड प्रॉब्लम फर्स्ट क्वेश्चन, रिव्यू एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कार इज मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 42/5 km/h, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 7 1/2 आवर। तो देखो क्वेश्चन में स्टेटमेंट मैंने राइट कर ली है सोल्यूशन करने के लिए, कि स्पीड ऑफ कार हमें गिवन है 42/5 km/h, ये हमें दी हुई है स्पीड, तो टाइम हमें दिया है 7 1/2 आवर, ये हमारे पास टाइम है। तो टू फाइंड डिस्टेंस, हमें इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी हमारी, 17 सितंबर को ये वीडियो आई थी हमारी, 17 सितंबर की वीडियो थी। आप लोगों ने जिसने ध्यान दिया अच्छी बात है, जिन बच्चों का ध्यान नहीं दिया गया है वो इस मिस्टेक को करेक्ट कर लेना। तो देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो देखो स्पीड हमारे पास 42/5 मल्टीप्लाई टाइम है हमारे पास 7 1/2। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन, हम इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं तो 5 की मल्टीप्लाई हम 40 से करते हैं, तो 200 हो जाएगा, और 200 में 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 200, 2/5 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। और जो मिस्टेक हुई थी वो मिस्टेक हमारी यहाँ हुई थी, बाय मिस्टेक यहाँ पे मैंने 400 राइट कर दिया था, बाय मिस्टेक हुआ था। तो आप लोगों को ये करेक्ट करना है, यहाँ पे आएगा 200
2 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 7 जा 14, और 14 में आप 1 प्लस करोगे 15, तो 15 अपॉन में 2 यहां आ जाएगा। ठीक है, अब जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, बाकी फिर हम प्रोडक्ट करके अपना आंसर राइट करेंगे। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 0 1, 101 आ गया। अब 101 की मल्टीप्लाई हम 3 से करते तो आ जाएगा 303 किलोमीटर। राइट आंसर क्या आ गया हमारे पास, 303 किलोमीटर आ गया। तो बेटा जो मिस्टेक हुई थी वो हमारी यहां हुई थी, आप लोग के लिए मैं हाईलाइट कर देती हूँ, अगर आपको ना भी मिल पाए तो ये यहाँ हमारी मिस्टेक हुई थी, बाय मिस्टेक यहाँ पे 400 राइट किया गया था, यहाँ पे हमारा 202 आना है, और राइट आंसर आ गया हमारे पास 303 किलोमीटर, इसका आंसर आ गया। तो चैप्टर नंबर 4 की भी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, चैप्टर नंबर 3 की भी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और आप ये सारी नोटबुक में कर ले हुए। थैंक यू। A very delightful morning to all my dear students of class 7. This is Puneeta ma'am, your science teacher. Student, as you know that in our today's video we are going to discuss the new chapter, that is chapter 5, acid, bases and salts. Today's we are going to do the revision of this chapter. So we will start from the summary of this chapter firstly. So let's get started, student. Student, we will divide the exercise summary of chapter 5, acid, bases and salts. So let's get student, firstly we will start it from the word bank. As you know that these are the terms that are come under this chapter, and they are very important terms. By knowing them we can easily get understood about our chapter content. Firstly, the chapter name is acid, bases and salts. So student, let's read the definition of acids. Firstly, the acid is a substance which are sour in taste and corrosive in nature. स्टूडेंट, जो एसिड होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि टेस्ट में सॉर होता है, खट्टा होता है, एंड कॉरोसिव इन नेचर, नेचर में बहुत ही ज़्यादा कॉरोसिव होता है। मीन्स अगर उसके नेचर की बात करें तो उसमें जंग वगैरह बहुत जल्दी लग जाता है। ओके, नेक्स्ट इज बेसिस, सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। वो सब्सटेंस जो कि अगर हम टेस्ट की बात करें तो बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, बट अगर हम उनको टच करेंगे तो वो हमें कुछ सॉपी जैसे, जैसे साबुन फिसलता है, लाइक दैट, इस तरीके से स्लिपरी होता है। नेक्स्ट इज अल्कालीज। अल्कालीज देखिए स्टूडेंट, वो बेसिस होते हैं, द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। वो बेसिस जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं उन्हें हम अल्कालीज बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इंडिकेटर। इंडिकेटर, the substance which shows a change in color when brought in contact with acids and bases. इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनके थ्रू हमें ये पता चलता है कि दैट द सब्सटेंस विच इज एसिडिक, विच इज बेस, विच इज सॉल्टी, उसके नेचर के बारे में पता चलता है, केमिकल नेचर के बारे में, सब्सटेंस की केमिकल नेचर के बारे में हमें इंडिकेटर से पता चलता है। नेक्स्ट इज लिटमस। इट इज ऑल्सो ए नेचुरल इंडिकेटर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेंस। लीचेंस से निकला हुआ ये एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। देखिए स्टूडेंट, इंडिकेटर पढ़ा हमने, तो इंडिकेटर 2 टाइप्स होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। तो लिटमस जो है वो नेचुरल इंडिकेटर है बिकॉज ये लीचेंस से मिलता है। न्यूट्रलाइजेशन, ये एक प्रोसेस होता है स्टूडेंट, द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट। एक ऐसा रिएक्शन, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट होता है एंड दे फॉर्म द सॉल्ट, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड। ओके, तो NaCl जो है वो क्या है, हमारा सॉल्ट है। तो इस तरीके से जब क्या नाम है, कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट होता है तो सॉल्ट फॉर्म करता है। सो नाउ नेक्स्ट इज सॉल्ट। इस सब्सटेंस फॉर्म व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस। अभी हमने न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ा, तो न्यूट्रलाइजेशन से सॉल्ट ऑब्जर्व हुआ। सॉल्ट, तो सॉल्ट क्या होता है, ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट होता है तो हमें मिलता है, दैट इज द रिजल्टेंट हम कह सकते हैं, देन सॉल्ट फॉर्म होता है। नाउ स्टूडेंट, हियर इज द राउंड अप, दिस इज द होल समरी ऑफ दिस चैप्टर। सब्सटेंस विच आर सॉवर इन टेस्ट एंड कॉरोसिव इन नेचर आर कॉल्ड एसिड। वो सब्सटेंस जो टेस्ट में सॉवर होते हैं, खट्टे होते हैं और जल्दी ही जंग पकड़ लेते हैं, तो उन्हें या उनकी वजह से जंग लगता है किसी भी मेटल में, ऑब्जेक्ट में, सो दे आर कॉल्ड द एसिड।
नेक्स्ट इज सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड सॉपी टू टच आर कॉल्ड बेसिस। वो सब्सटेंस जो टेस्ट में तो बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, अगर हम उनके टच के बारे में बात करें, मीन्स उनके नेचर के बारे में बात करें, देन दे आर सॉपी इन नेचर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सब्सटेंस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंस। वो सब्सटेंस जो ना कि एसिडिक होते हैं और ना ही बेस होते हैं, सो दे आर नोन एज न्यूट्रल सब्सटेंस। उन्हें स्टूडेंट भी कॉल देम द न्यूट्रल सब्सटेंस। न्यूट्रल मीन्स सॉल्ट फॉर्म हो रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सब्सटेंस विच शोज अ चेंज इन कलर। एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें कलर चेंजेस हो रहा है व्हेन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद एसिड एंड बेसिस। वो ऑब्जेक्ट व्हेन द सब्सटेंस गेट कनेक्टेड इन कॉन्टेक्ट विद एसिड और बेस इट्स चेंज इट्स कलर, तो वो अपना कलर चेंज कर लेता है। सो वी कॉल देम द इंडिकेटर्स, बिकॉज वो इंडिकेट कर रहा है, कलर इंडिकेट कर रहा है कि वो एसिड है या फिर बेस है। नेक्स्ट इज ब्लू लिटमस टर्न रेड, फिनोल्फ्थलीन रिमेन्स कलरलेस एंड मिथाइल ऑरेंज बिकम रेड इन एसिड्स। देखिए ब्लू लिटमस जो है वो रेड में कन्वर्ट होता है, फिनोल्फ्थलीन रिमेन्स कलरलेस, फिनोल्फ्थलीन जो है वो हमेशा कलरलेस रहते हैं, एंड मिथाइल ऑरेंज जो है वो रेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इट मीन्स द सब्सटेंस विल बी एसिड्स। तो वो जो हमारा सब्सटेंस है इट इज एसिड। ओके, अगर एसिड में हमने किसी भी लिटमस पेपर को डाला है तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनोल्फ्थलीन इट ऑलवेज रिमेन्स कलरलेस एंड मिथाइल ऑरेंज बिकम red. Okay, so we can say that the object, that the solution is the acid. Now next is red litmus turn blue. Now देखिए what is going to happen, the red litmus blue में convert हो रहा है, phenolphthalein turns pink, अभी तक ये colorless था, now it's going to turn pink, and turmeric turn red. देखिए turmeric red में convert हो रहा है, phenolphthalein pink में convert हो रहा है, and red litmus blue में, so the substance will be बेस। मीन्स जो ऑब्जेक्ट है, जो सब्सटेंस है, जो सोल्यूशन है, इट विल बी द बेस। द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट। एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट होके सॉल्ट फॉर्म कर रहा है, दैट वी कॉल द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन एवरी डे अवर लाइफ। आप इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को अपने मतलब डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं।